नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 1 अप्रैल 2021 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए टोटल 40 एग्जैक्ट जीके के सवाल। सारे सवाल एक्स्ट्रा और इंपॉर्टेंट फैक्ट सहित कवर करने वाले आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने जो पहला सवाल है, बाकी वीडियो एंड में कमेंट करके बताना इन 40 में से आप कितने सवाल करेक्ट कर सकते थे। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948 जो बुक्स है, इनके ऑथर कौन है? ये 1948 में जो प्रकाशित बुक्स हुई है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, इनके ऑथर है अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैकी। इनके ऑथर हो जाएंगे, लेखक हो जाएंगे, जो आपको पूछा गया है। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का भी एनटीपीसी एग्जाम नहीं हुआ है या फिर सीबीटी फर्स्ट में अच्छा स्कोर हो रहा है, तो अभी से वो सीबीटी सेकंड की तैयारी कर सकते हैं, उनके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। या फिर अन्य किसी भी सेंट्रल जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगेगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल रहे हैं टेक्स्ट बुक पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। इसमें आपके सारे एग्जाम की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है एक ही पास में। ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, एसएससी हो गया, या फिर जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, यूपी पुलिस एसआई, राजस्थान पुलिस एसआई, इन सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत आप लगा सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। आपके सामने सेकंड सवाल देखिएगा, अग्निशामक के लिए आग प्रतिरोधी कपड़े बनाने के लिए किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो जो फायर फाइटर हैं वो कौन से क्लॉथ का जो कपड़ा है, यूनिफॉर्म पहनते हैं, जो एक तरीके से आग प्रतिरोधी होते हैं? ये 4 ऑप्शन थे, इसमें से मेलामाइन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उपयोग होता है इन चारों में से मेलामाइन। अगला सवाल, हिंदू मंदिर शैली के कौन से हिस्से में रिक्त स्थान सबसे ज़्यादा होता है? तो हिंदू मंदिर जो शैली है, आर्किटेक्चर है, उसमें कौन सा हिस्सा है जिसमें स्पेस सबसे ज़्यादा होते हैं? ये ऑप्शन थे आपके, शिखर था, गर्भगृह था, मंडप था और विमान था। तो ये तो एक ही है, विमान और शिखर हैं। जैसे कि शिखर होता है जो नॉर्थ इंडियन टेम्पल है, जो नागर स्टाइल में रहते हैं, उसका जो ऊपरी हिस्सा रहता है वो शिखर है। और विमान ये साउथ इंडियन, दक्षिण भारतीय मंदिर जो द्रविड़ शैली की मंदिर है उसका शिखर होता है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो स्पेस होगा वो मंडप का हो जाएगा। किसका? मंडप आपका करेक्ट आंसर है। गर्भगृह में जहाँ पर मूर्ति वगैरह विराजमान है वो गर्भगृह हो जाएगा। मंडप जहाँ पर श्रद्धालु वगैरह खड़े रहते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा बड़ा स्पेस रहता है मंडप का। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी आपको तटीय झील पूछा है, तो ये झील है उड़ीसा में। झील का नाम है चिल्का झील है, जो कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील है। और ये जो चिल्का लेक है, झील है, ये एक लैगून झील है। अब देखिए लैगून झील क्या होती है? तो लैगून झील है किसी विस्तृत जल स्रोत जैसे कि समुद्र हो गया, महासागर हो गया, उसके किनारे पर एक जलाशय, उतला हुआ जल क्षेत्र है, वो लैगून झील हो जाएगी। तो ये तो हो गई भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील लैगून चिल्का झील, जो ओडिशा में है। आपको पूछ रहे भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट इनलैंड झील है वो है सांबर झील, राजस्थान में। अगला सवाल देखिएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा पास किया गया था? रिपीटेड सवाल है। वायसराय लिटन के द्वारा 1878 में ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट के द्वारा भारतीय भाषाओं में, जो लोकल भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्र हैं, उस पर नियंत्रण लगा दिया गया था। और अंग्रेजी को यहाँ पर छोड़कर अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर ये नियम लागू नहीं था। एक आर्म्स एक्ट भी है, वो भी 1878 में लागू हुआ था। आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पूछा था 1878 वायसराय लिटन के द्वारा। अगला सवाल, राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के ये जिले हैं जो हरिद्वार, देहरादून और पूरी गढ़वाल जिलों में ये फैला हुआ है। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में 1983 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट में देखिए, कौन सा नेशनल पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है? तो कुछ यहाँ पर मैं सभी जो भी नेशनल पार्क है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है वो बता देता हूँ। वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपकी काजीरंगा था जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में था। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है, ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। अन्य कौन से जो नेशनल पार्क हैं या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जो यूनेस्को के इस लिस्ट में शामिल है? तो अन्य में एक तो आ जाता है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी असम में है। काजीरंगा है, मानस है, केवड़ादेव नेशनल पार्क भी यूनेस्को के लिस्ट में है जो राजस्थान में है। सुंदरबन नेशनल पार्क है जो पश्चिम
पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड में, ये भी शामिल है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है जो सिक्किम में, ये भी शामिल है यूनेस्को की लिस्ट में। एक ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। तो ये सभी राष्ट्रीय उद्यान है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। अगला सवाल देखिएगा, मैंग्रोव वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन में आपके तटीय क्षेत्र था। बाकी बताओ मैंग्रोव वन की, तो ये मुख्यतः 25 डिग्री उत्तर और 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो छोटे पेड़ या झाड़ी होते हैं मैंग्रोव वन। ये समुद्री तट है, नदियों के मुहाने हैं, वहां पर स्थित जो ज्वारीय दलदली भूमि होती है वहां पर ये उगते हैं। मैंग्रोव वन है, ये तटीय क्षेत्र समुद्री तट पर हो जाते हैं। जो खारे पानी में इसका विकास ज्यादा होता है। ये पश्चिमी घाट में भारत में ज्यादातर पाए जाते हैं। मैंग्रोव शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द मैंग्यू और अंग्रेजी शब्द ग्रोव से हुई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर पूछा गया है सवाल नंबर 9, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 29 हो जाएगा, जिसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार है, आर्टिकल 30 में है। दोनों ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अक्सर यहाँ से सवाल आते रहते हैं। संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? तो संविधान की कौन से पार्ट को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था? इससे पहले एनटीपीसी में आया सवाल है। तो आर्टिकल 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था और ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इससे पहले एनटीपीसी में ये आया था, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, जो राज्य की मंत्रिपरिषद है वो तो विधानसभा के प्रति। इसी प्रकार जो पूछे गए केंद्रीय मंत्रिपरिषद ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, और पूछ ले इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो कौन से आर्कियोलॉजिकल साइट है सिंधु घाटी सभ्यता की जहां से जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो धौलावीरा है, यहाँ पर जो साक्ष्य हैं वो जलाशय के मिले हैं। तो धौलावीरा जो पुरातात्विक स्थल है यहीं से जलाशय के प्रमाण मिले हैं। अन्य धौलावीरा से क्या मिले? धौलावीरा ये गुजरात में है। तो अद्वितीय जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य हरपन शिलालेख और प्राचीनतम स्टेडियम एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है, प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से मिले हैं? तो ये भी धौलावीरा से। कांस्य मूर्ति है नर्तकी की जो मूर्ति मिली है सिंधु घाटी सभ्यता में, वो एक तो पूछा जाता है किस धातु की है? तो ये कांस्य मूर्ति है। और ये कहाँ पर है? तो मोहनजोदड़ो में मिली है कांस्य जो नर्तकी की मूर्ति है। स्नानगार और बुना कपास के टुकड़े, घोड़े के दांत, ये सभी मोहनजोदड़ो से साक्ष्य मिले हैं। आपको पूछ ले जुते हुए खेत, लकड़ी के कुंड के साक्ष्य, 7 आग वेदियों, ऊंट की हड्डियां और अंत्येष्टि के जो प्रमाण मिले वो कालीबंगा राजस्थान से हैं। जो तिल, सरसों, चावल की खेती के साक्ष्य बनावली ये हरियाणा के पुरातात्विक स्थल है। बाट, माप, तोल, पैमाना एग्जाम में पूछा जाता है, ये लोथल से मिला है। हाथीदांत पैमाना, हवन कुंड, लोथल गुजरात से। और कालीबंगा से प्रथम भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य भी तराजू के 2 पलड़े के साक्ष्य हैं सुरकोटड़ा से मिले हैं। सुरकोटड़ा जो कच्छ गुजरात में स्थित एक ऐसा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है इसरो ने 15 फरवरी 2017 को प्रक्षेपण यान का नाम दे रखा था PSLV C-37 द्वारा कुल कितने उपग्रह लॉन्च करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसरो ने 2017 में टोटल 104 सैटेलाइट लॉन्च करके, ये सभी सैटेलाइट PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C-37 के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। 104 सैटेलाइट 15 फरवरी 2017 को ये श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से ये लॉन्च किए गए हैं। और इसमें इससे पहले ये रिकॉर्ड था, रशिया ने 2014 में एक साथ 37 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। अगला सवाल, ISCII की फुल फॉर्म, न कि ASCII, इसका पूछा है। ISCII की फुल फॉर्म है तो इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो जाएगा। आज की पूछ लें ASCII तो ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो जाएगा। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसकी लोकेशन पूछी है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की, तो ये बेसल स्विट्जरलैंड में है, जो कि 1930 में स्थापित हुई थी BIS बैंक फॉर इंटरनेशनल
सेटलमेंट। इनके रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है हांगकांग और मैक्सिको सिटी में। पद्मावत के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं पद्मावत के लेखक हैं। 1540 में ये लिखी गई है पद्मावत। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। अन्य इंपोर्टेंट नारा, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के द्वारा। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। आप कमेंट करके बताइए जय जवान जय किसान जय विज्ञान नारा किसने दिया, कमेंट जरूर करना। जय हिंद का नारा ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह भी बोस के द्वारा। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती के द्वारा। और एक जो नारा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है, ये नारा दिया था बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। और राम प्रसाद बिस्मिल ने उनका शेर है वो फांसी के फंदे पर झूलने के समय कहा था। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, बाकी ये आपको पता ही होगा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है लोकमान्य तिलक के द्वारा। हैदर अली कहाँ का सुल्तान था, शासक था? तो मैसूर साम्राज्य, मैसूर का हो जाएगा। हैदर अली का शासनकाल रहा है 1761 से 1782 तक रहा है। इनके उत्तरवर्ती उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान हो जाएंगे। हैदर अली की बात करें तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1967-69 में। उसमें हैदर अली ने जनरल जोसेफ स्मिथ के सामने थे हैदर अली, और अंग्रेजों की हार हुई थी। और इसी युद्ध के बाद 1769 में मद्रास की संधि हुई थी। अगला सवाल देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले प्रथम बल्लेबाज कौन हैं? तो क्रिस गेल हैं एकमात्र बल्लेबाज, फर्स्ट बैट्समैन हैं जो कि 500 छक्के लगाए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में 1 मार्च 2019 को ये रिकॉर्ड। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? विनस हो जाएगा, शुक्र ग्रह है सबसे चमकीला ग्रह है, इसी कारण से भोर का तारा भी कहा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे? तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। प्रथम है जड़त्व का नियम, सेकंड संवेग का नियम है, तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स नाम से स्पष्ट है, BRICS है। तो 5 जो सदस्य देश हैं, B यानी ब्राजील, R यानी रशिया, आई यानी इंडिया, फिर चाइना और साउथ अफ्रीका। शुरुआत में ब्रिक नाम था और लास्ट में जो दक्षिण अफ्रीका ऐड हुआ एग्जाम में आता है 2010 में S ऐड हो गया, दक्षिण अफ्रीका ऐड हो गया। स्थापना ब्रिक्स की 2009 में। पहला ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन है, ब्रिक्स नहीं ब्रिक हो जाएगा, पहला जो 2009 में हुआ था उसमें साउथ अफ्रीका नहीं था, तो पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये यैक्ट्रिनबर्ग रशिया में हुआ था 2009 में। लेटेस्ट 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 में ब्राजील की राजधानी ब्रसीलिया में हुआ था। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति कब प्रारंभ हुई थी? भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति है जिसकी शुरुआत है 1991 में। उस समय प्रधानमंत्री VP नरसिम्हा, तो PV नरसिम्हा राव के द्वारा, और तत्कालीन वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी 1991 में। देखिए उदारीकरण का मतलब क्या हो गया? आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, चाहे नियम में ढील क्यों न दी जाए, ऐसे नियम में ढील दिया जाए, कंट्रोल जो भी नियंत्रण है नियमों में ढील दे दी जाए, उन्हें हटा दिया जाए ऐसे नियम को जो कि बाधा आए आर्थिक विकास में, तो ये उदारीकरण हो जाएगी। और 1991-92 के बजट से इस फैक्ट से एक सवाल NTPC में पूछा हुआ है, तो कौन से बजट के तहत हैं दुनिया भर में जो बाहरी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, उनके लिए भारतीय बाजार खोल दिया गया था, वो ट्रेड कर सकते थे विदेशी कंपनियां भारत में। तो ये 1991-92 के ऐतिहासिक बजट में यहीं से उदारीकरण की शुरुआत हुई है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है उदारीकरण से रिलेटेड एक और ये सवाल है, यहाँ पर ये देखिएगा लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम है LERMS, ये भारत में कब शुरू किया गया था? तो ये मार्च 1992 में शुरू किया गया था। इससे रिलेटेड एक सवाल पूछा जाता है LERMS से किनकी अध्यक्षता में जो एक समिति का गठन किया गया था, उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर इसको स्थापित किया गया था LERMS को, तो डॉक्टर C रंगराजन की अध्यक्षता में। अगला सवाल देखिएगा MS स्वामीनाथन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो MS स्वामीनाथन है ये आनुवांशिक विज्ञानी है, जेनेटिक साइंटिस्ट है भारतीय। और MS स्वामीनाथन को आपको पता होगा भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इनको 1989 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। ताप्ती या फिर जो ताप्ती नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो ये ऑप्शन में आपके सतपुड़ा रेंज था, तो सतपुड़ा रेंज से निकलती है ताप्ती या ताप्ती नदी है। ये मुल्तई है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश है, वहीं पर ये सतपुड़ा रेंज है, यहाँ से निकलती है, ओरिजिन होता है ताप्ती नदी का। 2016 का जो रियो ओलंपिक है उसमें बैडमिंटन में महिला एकल में, वुमेन सिंगल में गोल्ड मेडल किसने जीता है? जिन्होंने
पीवी सिंधु को हराया था और पीवी सिंधु ने सिल्वर जीता था। गोल्ड है ये कैरोलिना मैरिन ने जीता, ये स्पेन की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और सिल्वर जीता है पीवी सिंधु ने, जो कि भारतीय हैं। 2016 के जो समर रियो ओलंपिक हुए हैं, इसमें बैडमिंटन में मेंस सिंगल्स का गोल्ड मेडल है वो चेन लोंग ने जीता, वो चाइना से हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किससे संबंधित है? इनका उद्देश्य आपको पूछा था। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है तो उद्देश्य है कृषि का आधुनिकीकरण करना, कृषि बर्बादी को कम करना और कृषि न्यूनतापूर्ण करना है, जिसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। योजना का कार्यान्वयन है वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर पूछा गया है नामद्रोलिंग मोनेस्ट्री जो मठ है नामद्रोलिंग, इससे पहले भी एग्जाम में आता रहता है ये सवाल। नामद्रोलिंग जो मठ किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक के मैसूर जिले की बेलकुप्पे में स्थित है, तो राज्य कर्नाटक में है। ये बौद्ध सांप्रदायिक शिक्षा केंद्र है नामद्रोलिंग मोनेस्ट्री। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है केरल और कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु में मानसून के आगमन से पूर्व केरल और कर्नाटक के ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहा जाता है आम्र वर्षा। वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020, तो फेमिना मिस इंडिया 2020 विजेता है वो मनासा वाराणसी हैं जो तेलंगाना से हैं, जो कि रिप्रेजेंट करेगी इंडिया को मिस वर्ल्ड 2021 जो दिसंबर में होने वाला है। फेमिना मिस इंडिया 2019 रही थी सुमन राव हैं राजस्थान, जो कि राजस्थान से। अगला सवाल देखिएगा इंडियन नेवल एविएशन म्यूजियम किस राज्य में है? तो भारतीय जो नेवल एविएशन म्यूजियम है वो गोवा के वास्को डी गामा में है। 12 अक्टूबर 1998 को स्थापित किया गया था। विच प्लांट इज कॉल्ड ग्रीन गोल्ड है? कौन सा पेड़ पौधा है जिसे ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? तो बंबू को हो जाएगा। बांस को बोला जाता है ग्रीन गोल्ड है। बाकी चाय टी को भी ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, ऑप्शन में बांस दे रखा था। गुजरात में कौन सा एटॉमिक या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट है? तो गुजरात में है काकरा पार है जो तापी रिवर पर है। और बाकी अन्य जो मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट एटॉमिक पावर प्लांट की बात करूं तो तारापुर है, ये फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है भारत का, 1969 में स्थापित है महाराष्ट्र में। कुडनकुलम है जो कि लेटेस्ट आपको पूछ लें सबसे नया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है 2013 में हुआ था तमिलनाडु में। केगा है कर्नाटक में 2000 में हुआ था। नरोरा है ये उत्तर प्रदेश में। काकरापार जो पूछा था गुजरात में 1993 में स्थापित है। कलपक्कम है ये तमिलनाडु में है। अगला सवाल देखिएगा 50वां नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फिल्म है वो किस भाषा में है? वैसे ये 50वां नेशनल फिल्म अवार्ड है ये 2003 को दिए गए थे। कमेंट करके बताना। इसमें स्टूडेंट बता रहे सवाल की लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर था, क्या लैंग्वेज थी? वैसे 50वां नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म वो बंगाली भाषा की थी। मूवी का नाम है मोंडो मेर उपाख्यान। और नेक्स्ट में देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस में आपके ऑप्शन मॉनिटर था शायद, वो हो जाएगा। मॉनिटर, प्रिंटर, ऑडियो स्पीकर, हेडफोन, प्लोटर, प्रोजेक्टर, जीपीएस, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ये सभी आउटपुट डिवाइसेज हैं। किस प्रकार के पेड़ पौधे की जड़ें पानी में होती हैं? तो मैंग्रोव पेड़ पौधे हैं, मैंग्रोव वन है जो उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उसकी जड़ें पानी में होती हैं। मैग्मा पृथ्वी की किस परत में पाया जाता है? तो मैग्मा मेंटल में पाया जाता है जो बीच वाली परत है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है, ये भूपर पट्टी है, क्रस्ट सबसे ऊपर है। मध्यवर्ती है वो मेंटल हो जाएगी जो कि अत्यधिक गाढ़ी होती है। और सबसे आंतरिक परत है वो कोर है। कोर भी आउटर कोर है, इनर कोर है। आउटर कोर है वो लिक्विड है, इनर कोर है वो ठोस अवस्था में है। कोर के अंदर निफ्फे, निकल और लोहा, फेरस की प्रधानता होती है, अन्य नाम निफ्फे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछे गए हैं शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब लॉन्च हुई थी? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना जिसका उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में। प्रधानमंत्री ये शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में। भारत का प्रथम उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो आर्यभट्ट का पूछा है। डेट सहित ऑप्शन इस प्रकार एग्जैक्ट ऑप्शन थी 19 अप्रैल 1975 को, ये करेक्ट हो जाएगा। आर्यभट्ट को सोवियत संघ के द्वारा C1 इंटरकॉस्मोस 3M प्रक्षेपण वाहन के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ये भारत का प्रथम उपग्रह है। सेकंड भास्कर है जो कि 7 जून 1979 को लॉन्च किया गया था। अंतिम सवाल है ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, बारकोड रीडर, डिजिटल टैबलेट, OCR, ये सभी कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइसेज हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर कर देना इन 40 में से आप कितने सवाल करेक्ट कर सकते थे। आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ तो कमेंट करना कौन सी डेट को एग्जाम है या फिर नेक्स्ट फेज में शेड्यूल्ड है। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।